नमस्कार, अब मैं शेर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा वोट काटने की हो रही साजिश। आयला मोहम्मद मामले पर ओवैसी ने कहा, अगर आयला मोहम्मद कहना है जुर्म तो ये हमारी आस्था का हिस्सा। बिहार में कांग्रेस की CWC बैठक पर भाजपा का हमला, कहा इतने दिनों बाद क्यों। 15 लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी चेतनानंद सरस्वती फरार, वसंत कुंज में चलाता है आश्रम। राज्य के दर्जे को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की हार के लिए जम्मू कश्मीर को सजा क्यों। लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग करे जेंजी, लेह में छात्र पुलिस की झड़प। वैसे बोले बिहार देख रहा बीजेपी की बी टीम को, महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, 6 सीटें मांगी थीं। फ्रांस के राष्ट्रपति का इजराइल के बहाने अमेरिकी प्रेसिडेंट पर निशाना, कहा शांति दूत ट्रंप को नोबेल चाहिए तो रुकवाएगा जवाब। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक परिचयात्मक भाषण दिया। इसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि चाहे आंतरिक मामले हों या बाहरी, हर जगह स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देश के बेहतर आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डांवाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। यूपी में आयला मोहम्मद के नाम पर निकलने वाले मजहबी जुलूसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर, भदोही, लखनऊ के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां के डाके इलाके में आयला मोहम्मद लिखे बैनर और तख्ती लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ आई है। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसकी शुरुआत कानपुर से हुई। शायद ADGP ने कहा है कि कोई नया पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकता। हमने तब सोशल मीडिया पर कहा था कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है, तो ये हमारी आस्था का हिस्सा है। मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है
कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसे में आज पहली बार बिहार में हुई CWC की बैठक को लेकर सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा ने इस बैठक पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महज चुनावी स्टंट बताया और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज पटना में CWC की बैठक हुई। 85 साल बाद कांग्रेस ने पटना और बिहार के बारे में सोचा है। मित्रों, आज पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, अब मेरे क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगा कि वहीं से उनकी बातों का कुछ जवाब दिया जाए। फिर लगा नहीं, उनका जवाब दिल्ली से देना चाहिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं MP बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरा सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का 56 फुट का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो, उससे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। दिल्ली के वसंत कुंज में नामी आश्रम चलाने वाले संचालक स्वामी चेतानंद सरस्वती पर बड़ा आरोप लगा है। आश्रम संचालक पर आरोप है कि उसने करीब 15 छात्राओं से छेड़छाड़ की है। मामले में FIR दर्ज करते हुए वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि स्वामी चेतानंद स्वामी फरार बताया जा रहा है। आरोपी का नाम चेतानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी है। मामला दर्ज होने के बाद आश्रम प्रशासन ने आरोपी को पद से हटा दिया है। आरोपी चेतानंद स्वामी की तलाश में दिल्ली पुलिस कई जगह दबिश दे चुकी है। फिलहाल आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा में पाई गई। अब यूपी पुलिस की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। वहीं पीड़ित छात्राओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बीते 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस थाने में मठ और उसकी संपत्तियों के प्रशासक PA मुरली से स्वामी चेतानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिसमें से 17 ने आरोपी चेतानंद स्वामी द्वारा गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज, MMS और गलत तरह से संपर्क करने का आरोप लगाया था। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही महिलाओं ने उन पर आरोपी चैतन्य स्वामी की मांगे मानने का दबाव डाला था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को चुनाव में भाजपा की हार के लिए सजा नहीं देनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राज्य का दर्जा संवैधानिक अधिकार है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनावी नतीजों पर निर्भर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया था कि 3 चरणों में प्रक्रिया होगी, परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन पूरा हो गया, चुनाव हुए, लोगों ने हिस्सा लिया। दुर्भाग्य से भाजपा नहीं जीती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य का दर्जा ना दिया जाए। नहीं है, क्या चैलेंज रही सर? अब आपके सवाल में ही जवाब है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ
इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक में हो तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। 20% है, शिकारा वाले चेंज कर रहे हैं, हाउस बोट वाले रो रहे हैं, सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं। हमारी तो लगातार कोशिश रही कि टूरिज़्म दोबारा से शुरू हो, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ये पूजा सीज़न जो है, पूजाओं के बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो है टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तादाद में हम उम्मीद कर रहे थे उस तादाद में अभी लोग आए नहीं। हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी, देखते हैं क्या होता है। लेह लद्दाख में हालात अचानक बिगड़ गए क्योंकि युवा पीढ़ी खासकर जेनजी अब खुल करके सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जब 2019 में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तब उन्हें विशेष अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है और उनका आंदोलन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। इस प्रदर्शन की खास बात यह है कि छात्र इसे पर्यावरणिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से समर्थन में कर रहे हैं। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख की पहचान और पारिस्थितिक संरक्षण की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो यहाँ की संस्कृति, भाषा और पर्यावरण पर संकट गहराता जाएगा। उनका मानना है कि स्थानीय लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वरना लद्दाख की अनूठी पहचान खो जाएगी। लेह में मंगलवार को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नाराज छात्रों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि इससे माहौल और गर्म हो गया और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक छात्र लगातार लद्दाख को राज्य बनाओ और वादाखिलाफी बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। झड़प के बाद प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती की है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। दूसरी ओर छात्र नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो ये और बड़ा रूप ले सकता है। जीएसटी सुधारों पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 8 सालों तक जीएसटी के नाम पर देश की जनता को लूटा। केंद्र सरकार ने 127 करोड़ रुपए जमा किए, जिसमें से 123 लाख करोड़ नागरिकों से और 4 लाख करोड़ अमीर लोगों से लिए। कच्चे माल पर 12% से बढ़ाकर 18% टैक्स कर दिया। देश की जनता को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो 8 साल में आपने जीएसटी के नाम पे देश की जनता को क्यों लूटा। आपने 127 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जीएसटी के नाम पे 8 साल में, जिसमें से 123 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश के आम आदमी से लिया और 4 लाख करोड़ रुपए जो चंद अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं जिनकी आबादी 5-10% है, उनसे आपने लिया। तो वो पैसा आप उनको वापस कीजिए। आपको 8 साल के बाद जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया तब आपको जीएसटी की याद आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है जो चपत उत्सव मना रही है देश में। इसको बचत उत्सव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आप देखिए ना, कच्चे माल पे आपने 12 से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया और जो उससे पक्का माल तैयार हो रहा है उसको आपने कहा कि हमने 0% कर दिया। तो अल्टीमेटली तो वो माल महंगा हो जाएगा ना, जो उन कच्चे माल से तैयार होगा उसको आपने 12% से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया कच्चे माल पे, और जो माल उससे तैयार होगा उसका आप कह रहे हैं कि हमने 5% से घटा के 0% कर दिया। तो ये कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए। तो आप देश की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आपने कहा कि 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होगा इस टैक्स रिफॉर्म से, फिर आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा इस देश की जनता को। तो महीने का तो एक आदमी के हिस्से में 115 रुपए ही आया ना। तो ये किस प्रकार का आपका रिफॉर्म है? और आपको इसकी याद 8 साल के बाद क्यों आई? और हर बार आप ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं? आपने नोटबंदी किया, आपने कहा अगर 50 दिन में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया, आपको आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, आपकी तकदीर नहीं बदली, तो हमें चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अब सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम जनता भी सरकार के खिलाफ
आवाज़ उठा रही है। भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया और कहा है कि यदि कोई आम नागरिक भी तथ्यों के आधार पर सवाल करता है तो चुनाव आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीआई के जवाब न देकर सरकार और आयोग जवाबदेही से भाग रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें झूठे मुकदमों में अपने विरोधियों को अलग अलग मामलों में जेल में बंद कर रहे हैं, अब देश के लोगों को ये साफ नजर आ रहा है। और अब इस तरीके से ज्यादा दिनों तक ये देश को चुप नहीं कर पाएंगे। अब लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। पहले सिर्फ राजनीतिक पार्टियां आवाज उठा रही थी, अब सामान्य जनता जो है आवाज उठा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कोई साधारण सड़क पे चलता हुआ आदमी भी अगर तथ्यों पर कोई आरोप लगाता है तो संवैधानिक संस्था होने के नाते इलेक्शन कमीशन जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर कोई साधारण आदमी 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला कोई मजदूर आरटीआई के अंदर सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता का दफ्तर हो, जवाब देना इस देश का कानून है। ये जो आरटीआई को तोड़ना मरोड़ना चल रहा है, ये जो जवाबदेही से भागना चल रहा है, उससे देश के लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी बड़े पैमाने पे हुई है और इस चोरी को ढकने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के सीतापुर जेल से रिहा होने पर कहा कि अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ लगे मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के लिए कह रहा हूं कि यदि आने वाले समय में हम सत्ता में आए तो मैं देश को आज़ाद कराने वाली जाति जिसमें सबसे ज़्यादा निषाद आगे थे, तो मैं उन गरीब मछुआरों के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लेने का काम करूंगा। हम सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ रहना और सत्ता की चाबी लेना बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम आज के दिन में तो आजम खान को बात दूंगा सरकार को हमारी, कि सरकार ने उनके समय पर कागज जमा किया, उचित कागज जमा किया और जमानत हो गई। पैरवी किया इन लोगों ने आजम खान के साथ। नया क्या यादव के घर का कोई आदमी बंद होता इस तरीके का, तो क्या इसी तरीके से रहते? अब तक तो बहुत कुछ करते हैं लोग। आजम खान है, 4-5 बार सरकार बनवाई है आजम खान है। अगर वो कह रहे हैं कि आजम खान के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के लिए कह रहा हूं कि समय आने पर अगर हमें सत्ता में पावर आया तो मैं जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, जिसमें निषाद सबसे आगे था, ऐसे जो गरीब हैं, झोपड़ी में हैं, जितने पाइपलाइन में इनके पास जितने भी लोकतांत्रिक मुकदमे हैं, जो अपने धरना जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, वो सब मुकदमे मछुआरों पर वापस करने का काम डॉक्टर से। अभी हम सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ रहना और सत्ता की चाबी लेना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो आज के दिन में अब खाली अपना राजनीतिक पहलू है। जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को और रिसीव करना चाहिए था। कोई आजम खान से उनकी दुश्मनी नहीं थी इतनी कि इन्हें बड़े नेता थे आजम खान, तो बड़े नेता समाजवादी पार्टी का किसी नेता को उनके पास जाना चाहिए। ये दर्शाता है कि हम मौका परस्त हम लोग हैं और हम मौका रहेगा तो हम अवसर का लाभ उठाएंगे। अगर बेचारा कोई दुख में हो तो उसके खिलाफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्थानीय दुकानदारों और स्टोर मालिकों के साथ जीएसटी सुधारों जीएसटी 2.0 पर बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं को जीएसटी दर 0% से 5 कर दिया गया है। दिवाली और इस त्योहारी सीजन में इतना बड़ा जीएसटी सुधार एक स्वागत योग्य कदम है। सीएम ने कहा कि समाज के सभी वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने, मौजूदा चुनौतियों का सामना करने और मुद्रास्फीति को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलेगी। कि धूम पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन
22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन बिहार का सियासी तापमान पूरी तरह से बढ़ चुका है। सीमांचल न्याय यात्रा निकालकर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिहार चुनाव का बिल्कुल फूंक दिया है। बिहार के किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। देखिए, अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज कहा है कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें दावा किया गया है कि देश में बेरोजगारी चुनावी कदाचार का परिणाम है। उनकी टिप्पणी हाल के चुनाव तक सीमित नहीं बल्कि 2014 के चुनाव का संदर्भ देती है। क्या राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं और इस देश के नागरिकों की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर उठा दिया है बेरोजगारी का मामला, और बेरोजगारी के साथ बेरोजगारी इसीलिए है कि चुनाव जालसाजी से जीता गया है। आज इनका पब्लिक स्टेटमेंट है। Rahul Gandhi has made a very shocking statement that there is unemployment in the country because of forgery in the elections. तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, देश में हम कितनी जगह सरकार है हमारी? 19 जगह है ना? हाँ? इंडिया में, हाँ, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जालसाजी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 25 सितंबर को राज्य के दौरे पर आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मृतक दर्जी कन्हैया लाल के परिवार को न्याय दिलाने में हो रही देरी पर बयान देना चाहिए। उदयपुर में 2022 में कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी। पूर्व सीएम ने कहा है कि कन्हैया लाल हत्याकांड में जो 2 मुख्य आरोपी थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। गुलाब चंद कटारिया के साथ उनके फोटो भी सामने आए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब ये पहले पकड़े गए तो बीजेपी नेताओं ने इनको थाने से छुड़वाया। मैं कन्हैया लाल के परिवार से मिलकर आया। उनका बच्चा बोला कि अभी तक उनके बयान नहीं दर्ज हुए हैं। 2 बातें हैं। कन्हैयालाल टेलर का आपने क्वेश्चन पूछा, वो केस बहुत सीरियस है और 3 साल हो गए उसको। आपको मालूम है कन्हैयालाल टेलर का मर्डर तलवार से कर दिया गया था, बड़ा राष्ट्रीय इशू बना था। हमारी सरकार ने 2 घंटे 3 घंटे मुझे पकड़ लिए और रात को केस ले लिया एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का एजेंसी, बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है। आज 3 साल हो गए हैं, 3 साल के अंदर वो एजेंसी कुछ नहीं कर पाई। और हम बार बार अमित शाह जी को, मोदी जी को याद दिलाते हैं कि पिछले चुनाव में हमने क्या किया। कन्हैयालाल मर्डर परिवार को आजादी के बाद पहली बार सबसे बड़ा पैकेज दिया हमने, 50 लाख का, 51 लाख का पैकेज दिया था उनको। तो चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया कि
एक और कोई घटना हो गई थी मुस्लिम के साथ में, तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि हिंदू था उसको दिए 5 लाख कदन लाल जी को, परिवार को, और मुसलमान दिए 50 लाख। वो इश्यू बन गया। हमारी हार का एक कारण ये भी था, इतनी बड़ा झूठ बोला गया और खूब प्रचार किया गया। आप जानते हो मशीनें कैसी है बीजेपी RSS की, ऐसा घर घर में फैल गया कि मुसलमान दे दिए 50 लाख, हिंदू को दे दिए 5 लाख, जो बेचारा कहने आगे मर्डर किया तलवार थे। आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं तो उन्हें गाजा में युद्ध रुकवाना होगा। मैक्रों ने कहा है कि केवल ट्रंप के पास ही इजराइल पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाने की ताकत है। ये एक रिपोर्ट न्यूज़ एजेंसी में छपी। रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों ने कहा है कि एक इंसान है जो इसके बारे में कुछ कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो हमसे ज़्यादा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उन हथियारों की सप्लाई नहीं करते जिससे गाजा में युद्ध जारी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे उपकरणों की सप्लाई नहीं करते हैं जो गाजा में युद्ध छेड़ने की अनुमति देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के भाषण पर चर्चा करते हुए मैक्रों ने कहा है कि मैं उसमें शामिल एक अमेरिकी राष्ट्रपति को देखता हूँ जिन्होंने आज सुबह मंच से दोहराया है, मैं शांति चाहता हूँ। मैंने 7 जंग खत्म कराई हैं। जो नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार केवल तभी संभव है जब आप गाजा संघर्ष को रोकेंगे। इजराइल, पाकिस्तान और कंबोडिया सहित कई देशों ने ट्रंप को शांति समझौते या युद्ध विराम कराने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ट्रंप ने खुद बार बार कहा है कि वो इस पुरस्कार के हकदार हैं। इससे पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।